नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो इतिहास है 12th क्लास से हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह बहुत बार यह जो लेसन से जो है ना 15 से 20 नंबर के सिर्फ इस लेसन से बन रहे हैं, इसलिए आप इसको अच्छा तरीक़ा से इसको देख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा तरीक़ा से लिख सके। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास है 12th क्लास का। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गांधी जी के जीवन एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दे, यानी महात्मा गांधी के बारे में बताना है, उनके जीवन के बारे में बताना है। अगर ये क्वेश्चन जीवन एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करे या आएगा कि महात्मा गांधी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन करें, तो यही क्वेश्चन लिखेंगे। और बहुत ही अच्छा खासा से आपके लिए बनाया गया है, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सबसे पहले इनके नाम के बारे में जान लेंगे कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। अगर इनके पिताजी के बारे में बात किया जाए तो इनके पिताजी जो थे वो राजकोट रियासत के क्या थे, दीवान थे। इनके माता का नाम पुतली बाई था। और गांधी के बचपन से ही, गांधी जी के जो था ना, वह बचपन से ही सत्य और अहिंसा की भावना जगाई गई थी। किसके द्वारा? इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतली बाई के द्वारा इनको बचपन से ही सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलाया गया था। इसलिए आगे भी चलकर इन्होंने कभी भी किसी से हिंसा नहीं की। वह बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए विलायत भी गए, यानी विदेश भी गए, और शिक्षा प्राप्त करके 1891 में लौटे। लेकिन क्या हुआ था कि 1893 ईस्वी में, यानी मात्र 2 साल के बाद 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में वे कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि गोरे और काले, यानी गोरा और काला का भेदभाव वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा था। और इन्हीं के लिए ये वहाँ पर अब लड़ने लगे। और यह तो गए थे एक मुकदमा के सिलसिले में 1893 ईस्वी में। 1891 में वह शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश लौटे। और 1893 ईस्वी में वह गए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, एक मुकदमे के सिलसिले में। लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि गोरा और काला का भेदभाव सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में था तो वह दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर जहाँ पर गोरा लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रह रहे हैं, वहाँ पर काले लोग नहीं जा सकते थे। जहाँ पर गोरे लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जिस डिब्बे में, उस डिब्बे में काले लोग नहीं जा सकते थे, यानी भारतीय जा नहीं सकते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी किया। कहाँ? वहीं पर किया, यानी दक्षिण अफ्रीका में किया, जिससे सरकार को भारतीयों को अनेक सुविधाएं देनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 1915 तक रहा, यानी 1915 तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहा। आगे देख लेंगे, आगे क्या है। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। अगर आएगा कि गांधी जी को महात्मा किसने बनाया था, तो याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा जो बनाया था वह कौन? दक्षिण अफ्रीका ने। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस चैनल से जुड़ जाओ, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे 12th क्लास जो है और हिस्ट्री के, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस जो वीडियो है इसी चैनल पर आएगा, यानी गुरुकुल.com इस चैनल पर आएगा। और इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाओ। युद्ध में वे अंग्रेजी, देखिए क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। और 1915 में वे भारत ही लौटे थे। और उसके दौरान वह क्या चल रहा था? 1914, यानी 1 साल पहले से ही देश में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। युद्ध में वे अंग्रेजी सरकार का समर्थन भी दिया, चूँकि यहाँ पर अंग्रेजों ने कहा था कि यदि इस युद्ध में, यानी प्रथम विश्व युद्ध में
अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तो हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। और इसी के लिए महात्मा गांधी ने पूरे संपूर्ण देशवासियों से निवेदन किया, आग्रह किया कि आप किसको साथ दे, तो अंग्रेजों को साथ दे, क्योंकि वह वचन दिया है कि अगर वह युद्ध जीत जाता है जर्मनी से तो हमारे भी देश को वह आज़ाद कर देगा। लेकिन यह जो है ना वादा तोड़ दिया था कौन? अंग्रेज। यह वादा निभाया नहीं, क्योंकि अंग्रेज ने उनसे वादा किया था कि युद्ध में वह भारत को आज़ाद घोषित कर देंगे। इन सेवाओं के बदले सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। यानी कहने का अर्थ है कि यह कैसरे हिंद की उपाधि मिली, लेकिन यह मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि उन्होंने यानी अंग्रेजों ने यह वादा क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और यह जो है ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। क्या है कि भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण को लिखें, यानी भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का किस तरह से आगमन हुआ, किस तरह से भारतीय राजनीति में उनका कदम पड़ा, उसको देखेंगे। जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे उस समय तक भारतीय राजनीति में काफ़ी बदलाव हो चुका था। यानी जब वह 1893 में गए ना, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे, लेकिन वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले का भेदभाव हो रहा था। इस वजह से 22 साल तक वह गुजार दिए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और जब 1915 में कहाँ लौटे? भारत लौटे, तो उससे पहले ही काफ़ी बदलाव हो चुके थे। बंगाल विभाजन हो गया था 1905 यानी 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 यानी 1906 में हो चुका था। और ये दोनों चीज़ जो हुआ था, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, ये दोनों समय में ही ये कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में ही थे। और इस वजह से ये दोनों चीज़ भी हो गया था। और यही जो चीज़ जो हुआ, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, आगे के जो है ना भारत के भविष्य को खंडित करके रख दिया। भारत को दो खेमों में विभाजित कर दिया गया। यानी यही जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुई थी 1906 में, और भारत को दो भागों में क्या कर दिया? यह बांट दिया था। आगे देखेंगे, कांग्रेस के दो गुट बन गए। अब कांग्रेस के कितने गुट बन गए? दो गुट बन गए, एक नरमपंथी और एक क्या? गरमपंथी। नरमपंथी के जो प्रमुख नेता थे वह दादा भाई नौरोजी थे, और फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, इन सभी नामों को याद रखेंगे कि नरमपंथी के जो ये नेता थे। गरमपंथी में अगर कहा जाए तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को कहा जाता है लाल बाल पाल भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये दोनों दल के इन्हें त्रिगुट के रूप में लाल बाल पाल भी कहा जाता है। ये दोनों दल के विचारधारा बिल्कुल अलग थे। यानी नरमपंथी का सोचने का तरीका क्या था? नरम था, यानी एक दूसरे का सहमति लेकर ये आगे बढ़ते थे, कभी भी ये गुस्साते नहीं थे, क्रोधित नहीं करते थे। यानी आप इतना समझो कि ये महात्मा गांधी के पदों पर चलने वाले थे, महात्मा गांधी के कथन पर चलने वाले थे। और इसलिए एक गाल में अगर चाटा मार दे तो दूसरा गाल ये लोग बढ़ा देते थे। ये लोग किसी के गाल पर चाटा नहीं मारते थे। लेकिन इसके विपरीत थे, वह कौन थे? गरम दल वाले नेता, यानी चाटा के जवाब चाटा से देते थे। और ये गरमपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। इनके गुरु कौन थे? गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिए, तो दो दल बन गए थे। आगे जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे चंपारण पर ही आधारित यह क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन करें या तीन कठिया प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो यहीं लिखेंगे। कहा रहा है, सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। यानी 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और यहीं पर कांग्रेस के दोनों गुट मिले थे। यानी हम आपको बोले हैं नरम दल और गरम दल। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसमें यह याद जरूर रखिएगा कि एक क्वेश्चन का जो है ना रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का पहले रिलेटेड है। इसलिए आप उस क्वेश्चन को देख
कर ही अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं अभी बताया हूँ कि दो दल हो गए थे, जो कांग्रेस के, एक नरम दल और कौन सी गरम दल, और ये दोनों गुट जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसमें शामिल हुए। इसी सभा में चंपारण के एक संपन्न किसान थे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और नीलहे किसानों की इस दयनीय स्थिति से परिचित कराया। यानी यहाँ पर जो थे राजकुमार शुक्ल, वह चंपारण के थे और चंपारण के दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी दी किसको, तो महात्मा गांधी को, और उन्हें आने का क्या दिया, निमंत्रण दिया। कहे कि आप आइए और चंपारण के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए, यही मेरा कहना है, निवेदन है। उनके इस निमंत्रण पर गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ 1917 में चंपारण गए। यानी महात्मा गांधी तो मानने वाले नहीं थे, महात्मा गांधी तो आए ही थे, उनका जन्म ही हुआ था देश आज़ाद कराने के लिए, और महात्मा गांधी को आग्रह किया गया किसके द्वारा, तो चंपारण के जो संपन्न किसान थे राजकुमार शुक्ल। और संपन्न किसान का अर्थ है कि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वह अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़े। वहाँ पर उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, किसानों पर 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। इनके अनुसार प्रत्येक किसान को भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने को बाध्य थे। यानी इस प्रणाली के तहत क्या होता था कि वहाँ पर चंपारण के किसानों के पास क्या होता था कि 3/20 भाग, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत नील की करनी होती थी। अगर कोई किसान नील की खेती नहीं करता था तो उनकी खेत जो है छीन ली जाती थी और उन पर लगान का जो बोझ है वो भी अधिक कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त किसानों का अन्य प्रकार से भी शोषण किया जाता था और गांधी जी चंपारण के किसान को संगठित कर अहिंसात्मक आंदोलन चलाने को कहा और बाध्य होकर सरकार ने 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी। देखिए, महात्मा गांधी के अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी ने बहुत सारी चीज़ें की जिससे यहाँ के लोगों को सरकार जो है विवश होकर बहुत सारी सुविधाएं उनको देनी पड़ी थी। तो महात्मा गांधी के इनके जो बातों को हम लोग कभी भूल सकते नहीं हैं। आगे देखिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि गांधी जी के जीवन के प्रमुख आंदोलनों को लिखे, यानी महात्मा गांधी के जो जीवन के प्रमुख आंदोलन के बारे में बताना है कि कौन कौन सा जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ। तो महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए जो राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। एक जो है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह चला था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा भी आप कह सकते हो। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था 1942 ईस्वी में। देखो, इसको तीनों आंदोलन को याद करने का ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझ के जाओ। देखिए, ये जितना भी आंदोलन हुआ था वो 10-10 साल के अंतराल पर हुआ था। जैसे असहयोग आंदोलन हुए थे 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 20 और 10 कितना हुआ, 30। याद रखिएगा, 20 और 10 कितना हुआ, 30। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 30 और 10 कितना हुआ, 40। और कई गो कितना आपको, यह 2 आंदोलन हुआ ना, तो 2 जोड़ दीजिए, 40 और 2 कितना हुआ, 42। तो मैं आपको क्या कहा हूँ, 10-10 साल के अंतराल में असहयोग आंदोलन 1920 और दांडी यात्रा कब हुआ था, 12 मार्च 1930। तो 20 और 10 30, और कै गो छोड़ रहे हो, एक और ये 2 छोड़ रहे हो ना, तो 2 इसमें जोड़ दो, तो 30 और 10 40, 40 और 2 कितना हुआ, 42 में। तो यह इस प्रकार से आप इसको तीनों आंदोलन को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, वह है 5 नंबर रॉलेट एक्ट। देखिएगा ध्यान से, रॉलेट एक्ट जो है ना, यह देखिएगा रॉलेट एक्ट कानून क्या है, इसे काला कानून क्यों कहा गया है, यह देखिएगा ध्यान से। 21 मार्च 1919 को भारतीयों के विरुद्ध रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया। यानी देखिएगा, एक इसका यह कब अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून, 21 मार्च 1919 ईस्वी को यह लाया गया था। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को मात्र संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर दंडित किया जा सकता था। यानी कहा गया कि इस कानून के अनुसार सिर्फ संदेह के आधार पर, शक के आधार पर और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर मुकदमा चलाए जाते थे। भारतीयों ने इसे क्या कहा, काला कानून। देखो, काला कानून कहाँ ही जाएगा, क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, 2 आदमी के साथ अगर बैठे हो, बातें कर रहे हो, उस समय भी अगर अंग्रेज का कोई अधिकारी आता था
और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इस कानून के विरुद्ध में कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं का नारा दिया गया। यानी यह कहा गया कि किसी प्रकार का अपने तरफ से कोई वकील या किसी भी तरह से दलील या अपील आप नहीं कर सकते हैं। यानी आपको अगर सरकार जो चाहे आप पर मुकदमा चला सकती है, ये सारी चीज़ें कही गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पहले देखिएगा ध्यान से। अगला देखेंगे, इसी में देखिएगा। अगला देखेंगे, यहीं पर है, 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे पहले। देखिएगा, जालियांवाला बाग क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, संक्षिप्त वर्णन करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई थी। देखिए यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन बहुत ही बड़ी क्वेश्चन रही है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए से। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चन को अगर आप देख कर जाते हो तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ आम सभा बुलाई गई थी। यानी यही जो रॉलेट एक्ट जो कानून जो चला हुआ था ना, काला कानून, इसी के विरुद्ध एक आम सभा चलाई जा रही थी और इसमें स्त्रियां बच्चे भी थे। यानी देश दुनिया से स्त्रियां बच्चे बूढ़े सभी कोई आए हुए थे, इस सभा में शामिल हुए थे। और इसमें आने जाने का रास्ता एक ही था। यानी क्या था कि रास्ता की बात किया जाए तो इसमें आने जाने का रास्ता सिर्फ कौन सी था, एक ही था। संध्या के समय, यानी संध्या के समय क्या हुआ था कि जनरल डायर, यही जो है ना अमृतसर में तबाही मचाया था। जनरल डायर ने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसने सिपाहियों को निर्देश देकर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। यानी सिपाहियों को निर्देश दे दिया कि तब तक गोली चलाओ जब तक तुम्हारे राइफल में से गोली खत्म ना हो जाए। इतना वह निर्दयी था। एक अनुमान के अनुसार इस घटना में यानी लगभग 400 व्यक्ति मारे गए थे। यानी देखिए यह 400 व्यक्ति मारे गए थे, यह अंग्रेजों के द्वारा यह कम बताए गए हैं, यह सही मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर मरे हुए थे। और चूंकि सभी ओर से दीवार था, एक रास्ता था और उस रास्ते से भारतीय नहीं निकल पाए। उसी के बीच एक कुआं था, उसी कुआं में जान बचाने के लिए लोग कूदे और एक पर एक कूदे और बाकी सभी लोग कौन चीज हो गए, मारे गए। इस घटना में पूरा देश स्तब्ध हो गया। यानी यह घटना एक ऐसी घटी जिससे सारा देश आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। जनरल डायर इतना बड़ा गलती और इतना बड़ा निर्दयी कैसे हो सकता है, चूंकि यह अनुमान सटीक नहीं है। यानी यह जो 400 व्यक्ति जो मारे गए, यह अनुमान सटीक नहीं है, हजारों व्यक्ति मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन। याद रखिए, असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। उन्होंने इस आंदोलन के द्वारा विदेशी चीज़ों का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का क्या दिया, बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने लेख यंग इंडिया में कहा कि यदि यह आंदोलन ठीक से चला तो 1 वर्ष के अंदर हमारा देश स्वराज प्राप्त कर लेगा। महात्मा गांधी कहे कि यह जो आंदोलन, यह जो पहला जो आंदोलन चला था 1920 से 22 ईस्वी में, और इस आंदोलन को चलाने से पहले महात्मा गांधी ने कहा कि यदि यह आंदोलन सही सही चला, मेरे कहे गए कथनों पर चले, आप लोग सही तरीका से चलाए, तो यह आंदोलन के चलने के साथ 1 साल के अंदर हमारा देश स्वराज प्राप्त कर लेगा। जनवरी 1921 तक यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। यानी महात्मा गांधी जो 1915 में से 18 तक जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान इनको एक पुरस्कार दी गई थी जिसे कैसरे हिंद कहा गया है, और इस कैसरे हिंद उपाधि को भी त्याग दी। इसे देखते हुए अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे वकीलों ने भी वकालत क्या कर दी, छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी। यानी विदेशी वस्तुओं को त्यागा गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया और कहा गया कि आप अपने
सिर्फ अपने देश के वस्तुओं को अपनाइए और विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदिए। लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी। एक अनुमान के अनुसार 1921 में कुल 396 हड़ताल हुई थी। यानी यह कहा गया है कि 1921 में, देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 1921 में यानी साल में 365-66 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 396 हड़तालें कैसे हो गई? तो देखिए एक दिन में 2-3 हड़तालें हुई थी, कभी कभी 3-4 हड़तालें हो गई थी। तो याद रखिएगा कि 1921 में कुल हड़तालों की संख्या कितनी थी? तो 396 हुई थी। और इसी वजह से जो अंग्रेज जो है यहाँ से पलायन करने लगे, सोचे कि यहाँ पर हमारा रहना सही अब नहीं है। बहुत सारे लोग उस समय यानी इस आंदोलन के दौरान चले भी गए। तिलक स्वराज कोष में धन जमा किए, यानी 1 करोड़ धन जमा किए गए, ताकि जो इस जो युद्ध में शामिल है उसका खर्चा सही तरीका से चल सके, हथियार खरीदा सके। ये सारी चीज़ों के लिए 1 करोड़ रुपया जमा किया गया। हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने तिलक स्वराज कोष में जमा किए। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा की घटना क्या है, इसका गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिएगा चौरी चौरा की जो घटना है वो क्या है, देखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में हिंसक घटना घटी। गरम दल के नेताओं ने थाना में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाला जिंदा जलकर क्या हो गया, मर गया। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो गरम दल के जो नेता थे, हम आपको पहले ही बताए हैं ना, गरम दल के यानी गरम दल और नरम दल कांग्रेस के नेता में शामिल थे, कांग्रेसी नेता में। और कांग्रेस के नेता में जो गरम दल जो थे वो महात्मा गांधी जो थे वो नरम विचार से ये आंदोलन चला रहे थे, अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे। और गरम दल के नेता ने सोचा कि यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के कहे जो बात है इससे हमारा आज़ादी मिल नहीं सकता है, और इन बातों पर वह विश्वास नहीं किया। कौन? गरम दल के नेता। और जिससे 22 पुलिस वाला को जिंदा जलाकर वह कौन सी कर दिया, वहाँ के लोगों ने, गरम दल के नेताओं ने मार दिया। जब गांधी जी को इस घटना की जानकारी मिली तो वह अत्यंत ही दुखी हुए। अतः गांधी जी ने 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए 5 फरवरी को यह घटना घटी थी और 6 दिन बाद यानी 11 फरवरी को यह आंदोलन क्या कर दिए, बंद कर दिए। इस घटना ने एक बार फिर क्रांति को धीमा कर दिया। यानी जो ये कहे थे कि जो असहयोग आंदोलन यह चल रहा है, 1 साल के अंदर हमारा देश स्वराज प्राप्त कर लेगा, और बहुत सारे अंग्रेज ने यहाँ से पलायन कर गया था, यानी चला गया था कहाँ, अपने देश इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ जो कर दिया तो कौन, तो गरम दल के नेता। गरम दल के नेता अगर यह घटना नहीं घटाते, 22 पुलिस वाला को जिंदा नहीं जलाते, तो हो सकता था कि 22-23 तक हमारा देश कितना आज़ाद हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन कब और किसके द्वारा हुआ? यानी स्वराज पार्टी का गठन जो है वह कब और किसके द्वारा हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस लेने से अब कांग्रेस के 2 गुट बन गए थे, एक पहला परिवर्तनवादी और दूसरा कौन सी, अपरिवर्तनवादी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस चुनाव में उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि थोड़ा सा वीडियो जो है ना वो बड़ा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप इन सभी क्वेश्चन को देख कर जाते हैं तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप मिस करेंगे तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर जो है ना इसी चैप्टर से आ रहे हैं। देखिएगा, और बहुत ही अच्छा तरीका से आपके लिए लिखा गया है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, इसका विरोध क्यों किया गया? यानी 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, इसका विरोध क्यों किया गया? तो देखिएगा 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत के बम्बई पहुंचा था। यानी भारत के रास्ते कौन चीज़ है, बम्बई के रास्ते वो कहाँ पहुंचा था, भारत पहुंचा था। लोगों ने इसका स्वागत काले झंडों से किया। काला झंडा का अर्थ होता है कि किसी भी आप जो चीज़ है उसको आप बैक हो जाइए, यहाँ से लौट जाइए। देखिए किसी भी कलर का कौन चीज़ है, एक प्रतीक होता है। जैसे एक रेड कलर का प्रतीक क्या होता है कि आप रुक जाइए, हरा कलर का प्रतीक होता है कि आप
यहाँ से जल्दी जाइए। और उसी तरह से जो है ना, वह जैसे सफ़ेद कलर का प्रतीक होता है कि शांति का प्रतीक, ठीक उसी तरह से ब्लैक जो कलर होता है, वो ब्लैक कलर जो होता है वह होता है रुकावट का, यानी आप वापस जाइए, हम आपको विरोध कर रहे हैं। देखिएगा, काले झंडे से स्वागत किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इनमें कुल 7 सदस्य थे, यानी इनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। याद रखिएगा, आएगा कि साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7 थी, याद रखिएगा। तो परंतु इसमें किसी भी भारतीयों को नहीं रखा गया था, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें किसी भी प्रकार का भारतीयों को नहीं रखा गया था। इन्हीं सभी से कांग्रेस ने कमीशन का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, और लाहौर में पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय क्या हो गए? वह कम्प्लीटली गुजर गए, क्योंकि वहाँ उनके सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी और चोट लगने के साथ वह उन्हीं जगह पर उनकी मृत्यु हो गई। जून 1930 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यह जो है साइमन कमीशन बम्बई के रास्ते पहुंचा था। इसका जो है स्वागत जो है काले झंडे से किया गया था। यानी इस कमीशन में के कुल सदस्यों की संख्या कितने थे? 7 थे, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भारतीय नहीं था। और इसी वजह से देखिए, आपके जगह पर अगर कोई फैक्ट्री कंपनी लगे और आपके यहाँ के लोग उसमें काम ना करें, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? नेहरू रिपोर्ट। देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आपको अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है तो एक लाइक, एक कमेंट और आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो जितने भी चैप्टर है उन सभी का आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच सके। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था, भारत कब आया था? 1928 में आया था ना। अभी क्वेश्चन हम लोग यह देखे हैं, उसी समय भारत सचिव बर्किन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे ऐसा संविधान बनाए जो देश के सभी वर्गों को क्या हो? मंजूर हो। यानी भारत सचिव बर्किन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक ऐसा संविधान बनाएं जो सब भारत के सभी वर्गों को क्या हो? मंजूर हो। यानी छोटे जाति, बड़े जाति, हिंदू मुस्लिम सभी को क्या हो? मंजूर हो। और इसके लिए दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। देखिए, अगर भारतीयों को किसी प्रकार का कोई चुनौती दे और कोई चुनौती को स्वीकार न करे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संविधान बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया। यानी इस चुनौती को स्वीकार किए कौन? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू अपने जज्बे के बदौलत वह प्रस्तुत कर दिए। समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग क्या थी? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में ही हुआ। इसकी अध्यक्ष कौन थे? अब जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि अब वह युवा पीढ़ी हो गए थे और इस वजह से वह अब यह कांग्रेस का पद को संभालें। वे पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 1929 तक यदि सरकार औपनिवेशिक स्वराज नहीं देती है तो कांग्रेस स्वाधीनता के लिए आंदोलन करेगी। देखिएगा ध्यान से, 1929 तक कहा गया था कि स्वराज दे देने के लिए, औपनिवेशिक दे देने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू कहे कि यदि 1929 तक, दिसंबर 1929 तक अगर सरकार नहीं दे रही है औपनिवेशिक स्वराज, तो हम पूर्ण स्वतंत्रता के लिए क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा झंडा फहराया। साथ ही यह भी कहा गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यानी यह गए, क्योंकि 1929 तक
दिसंबर 1929 तक सरकार किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं सुनी, इसलिए 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहुंचकर झंडा फहराए और कहे कि आने वाले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस भी मना। साथ ही यह प्रतिज्ञा ली गई कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना हेतु कांग्रेस के जो भी निर्देश होंगे उनका सभी लोग क्या करेंगे, पालन करेंगे। यानी कि यह कहा गया कि कांग्रेस जो भी बताएगा उसका पालन सभी लोगों को करना है, क्योंकि उस समय सबसे अगर कोई बड़ी अगर पार्टी अगर कोई थी तो कौन, कांग्रेस ही थी। इसलिए कांग्रेस के सहमति से ही ये सारी चीज़ें हो, यह कहा गया। तो यहाँ तक यह हुआ। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन 12 जो है 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, सारे जो है ना क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लाया गया है, इसलिए आप थोड़ा सा किसी प्रकार का जल्दीबाजी नहीं करना और इन सभी क्वेश्चन को देख लेना। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा का संक्षिप्त विवरण दे, यह क्वेश्चन देखिएगा। अथवा यह भी क्वेश्चन या यह आ जाए, गांधी जी ने नमक को आंदोलन का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बनाया, तो आप यहीं लिखिएगा। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। दांडी गुजरात में समुद्र तट पर बसा एक छोटा सा गांव था। यानी दांडी की बात किया जाए तो दांडी जो था वह समुद्र तट पर बसा एक छोटा सा क्या था, गांव था। वहां पर पहुंचकर नमक कानून भंग करने का निश्चय किया। भारतवासियों ने इस आंदोलन में उनका भरपूर सहयोग किया। 6 अप्रैल को दांडी में गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो हम आपको बताए थे कि इनका महत्वपूर्ण आंदोलन जो था वह कितना था, 3 था। असहयोग आंदोलन, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अंतिम जो भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन तो विफल हो गया, क्योंकि चौरी चौरा कांड के तहत 22 पुलिस वाला को कौन सी कर दिया था, जिंदा जला दिया गया था। तो उसके बाद एक आंदोलन की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसका जो शुरुआत कर रहे हैं तो नमक से शुरुआत कर रहे हैं और जाकर समुद्र के तट पर नमक बनाकर नमक कानून को वह क्या कर दिए, भंग कर दिया। इस वजह से वे कानून की नज़र में भले ही अपराधी बन गए, परंतु आम जनता की नज़र में सच्चे नेता बन गए। तो देखिए, कानून के नज़र में तो वह बन गए या अपराधी बन गए, क्योंकि कानून में कहा गया कि कोई नमक नहीं बना सकता है, और यह नमक बनाकर नमक कानून का क्या करती है, उल्लंघन करती है। गांधी जी नमक को आंदोलन का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया, क्योंकि नमक ही एक ऐसी वस्तु थी जो गरीब अमीर सबों के लिए उपयोगी थी। इसका प्रत्येक घर में उपयोग होता था, परंतु सरकार के दबाव के कारण कोई इसे बना नहीं सकता था। लोगों ने नमक कानून भंग करके अतिरिक्त विदेशी वस्त्रों की क्या जलाई, होली जलाई, यूँ शराबबंदी की गई। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, किसानों ने मालगुजारी देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जगह जगह हड़तालें की गई, बाध्य होकर सरकार ने समझौता करना पड़ा। देखिए ध्यान से, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसमें देखिए, पहल का जो आंदोलन जो चला हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक उसी रास्ते पर चला गया। इसमें एक आंदोलन का मुद्दा बना, केंद्र बना क्या, जो तो वह बना था, नमक बना था, याद रखिए। लेकिन बात जो असहयोग आंदोलन में जो की गई थी वही सारी चीज़ें हो रही थी। वहाँ पर भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, और यहाँ पर भी वही हुआ था। अगला जो है 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, ये क्यों विफल हो गए। तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा के आंदोलनों ने सरकार को समझौते के लिए विवश कर दिया। अब सरकार संवैधानिक सुधारों पर बात करने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। यानी इतना ज़्यादा विवश कर दिया गया कि सरकार कह रही है क्या कि अब हम आपसे सहमति हो गए, यानी जो आप कहिएगा यह करने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए लॉर्ड इरविन के प्रयासों से नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में इंग्लैंड और भारत के वरिष्ठ व्यक्तियों ने क्या किया था, भाग लिया था। यह सम्मेलन विफल हो गया क्योंकि जाति आरक्षण और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन के मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। यानी छोटे जाति और बड़े जातियों में के लिए जो आरक्षण जो थे वो आरक्षण सही ढंग से नहीं बन पाया, और इसलिए यह जो गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, यह सफल नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ था, देखिएगा ध्यान से।
कहा जा रहा है कि इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ, सितंबर दिसंबर 1931 में हुआ। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी शामिल हुए। इस सभा में गांधी ने कांग्रेस को पूरे भारत में प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत की। अंबेडकर का मानना था कि वे सिर्फ निचली जाति का क्या करते हैं, समर्थन प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1930 में हुई। देखिए उस समय एक और हीरो आ गए थे जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है महात्मा गांधी के विचार से सहमति नहीं थे। वो कहे कि नहीं, महात्मा गांधी जो है वह निचली जातियों का समर्थन सही से करती नहीं है और नहीं करते, इसलिए यह जो आंदोलन क्या है और यह गोलमेज सम्मेलन प्रथम द्वितीय भी गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, गांधी इरविन पैक्ट समझौता क्या है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद सरकार यह समझ गई कि गांधी और कांग्रेस के सहयोग के बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विफलता के बाद जो है वह अंग्रेज समझ चुके थे कि बिना महात्मा गांधी के और कांग्रेस, कहा कि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कांग्रेस थी, और बिना महात्मा गांधी और कांग्रेस के सहयोग से यह जो है हमारा काम बन नहीं सकता। इसलिए महात्मा गांधी को जेल से रिहा करके उनसे समझौता करने के लिए कहा गया। इस समझौते के निम्नलिखित जो बिंदु शामिल थे, क्या क्या समझौता था जिससे यह समझौता हो सके, तो देखिएगा। सरकार द्वारा सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई करना। महात्मा गांधी बोले कि देखिए हम आपसे समझौता और हम आपकी बातें को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो असफल हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हम तभी भाग लेंगे जब सरकार द्वारा सभी राजनीतिक कैदियों को क्या कर दी जाए, रिहाई कर दिए जाए। आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को भी वापस कर दी जाए और दमनकारी जो नीति अपना रहे हैं, जो मार काट कर रहे हैं, इसे जितना जल्दी आप क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। भारतीयों को क्या दीजिए, तो नमक बनाने की छूट दीजिए। यह याद रखिएगा, यह अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। और गांधी जी का सविनय और सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देने वाले लोगों को पुनः सेवा में ले लीजिए। और गांधी जी को भी कहा गया लॉर्ड इरविन के द्वारा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लीजिए और गांधी और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या कर लीजिए, भाग ले लीजिए। यह कहा गया किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा कहा गया। तो देखिएगा, अतः गांधी जी सरकार से कोई महत्वपूर्ण मांग नहीं मनवा सके, यहाँ तक कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की भी सजा को भी आजीवन कारावास में नहीं बदलवा सके और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। देखिए महात्मा गांधी कोई बड़ी चीज़ नहीं मनवा सके। उस समय जो है असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा, तो इनके फांसी को भी वह रुकवा नहीं पाए। देखिए इनके पास मजबूरियाँ थी। बहुत सारे लोग इनको यह गाली देते हैं जो है गांधी जी को, तो आप इतिहास नहीं जान रहे हैं। इनके पास कुछ मजबूरियाँ थी, इस वजह से वह भगत सिंह को फांसी की सज़ा को कारावास यानी जेल की सज़ा में बदल नहीं सके, क्योंकि भगत सिंह खुद चाहे थे कि हमारा क्या हो, फांसी हो। इनका कहना था कि अगर हम एक भगत सिंह मरेगा तो हजारों भगत सिंह, करोड़ों भगत सिंह क्या पैदा लेंगे, जन्म लेंगे, इसलिए हमारा मरना कौन चीज़ है, जरूरी था। अगला जो है उसको देखेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट क्या है, गांधी जी इसे किस तरह से देखते थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद भारतीय नेताओं में आपसी मतभेद हो गए थे, जिसका लाभ उठाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 14 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। देखिए यहाँ पर घर का भेद लंका डाहे वाला जो बात है वही हुई थी। भारतीय नेताओं में आपसी मतभेद हो गए थे, यानी गरम दल नरम दल में और कांग्रेस में ही जो मतभेद हो गए थे। उस समय जो आ गए थे सबसे बड़े विद्वान जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए हुए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कांग्रेस के बातों से सहमति नहीं थे और इस वजह से 14 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया गया। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। इस घोषणा में जाति और धर्म के आधार पर उनके लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से
अलग रखने की घोषणा की गई। गांधी जी इस निर्णय से अत्यंत दुखी हुए। वे अछूतों को हिंदुओं को अभिन्न अंग मानते थे। अतः 20 सितंबर 1932 को सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठ गए। कौन? तो महात्मा गांधी। वो कहे कि सांप्रदायिक पंचायत मुझे यह अच्छा नहीं है, इसलिए आप इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और इसके लिए वो आमरण अनशन पर बैठ गया। आगे देखेंगे, आगे क्या है, पुनः समझौता से आप क्या समझते हैं देखिएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल यानी जिस चैनल पर देख रहे हैं गुरुकुल.com, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, ताकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है हिंदी, इंग्लिश और जो भी कहे आर्ट्स विषय के जो चैप्टर होंगे, चाहे साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन सभी का वीडियो मैं इसी चैनल पर लाने वाला हूं। इसलिए आप अच्छा तरीक़ा से इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाए और बहुत ही अच्छा तरीका से आप इसको समझ पाए। देखिएगा, पुनः समझौता से आप क्या समझते हैं। गांधी जी के आमरण अनशन से कांग्रेसी नेता चिंतित हो उठे, उनका स्वास्थ्य भी गिरता गया। अतः अंबेडकर और कांग्रेस के बीच पुणे में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पुनः समझौता कहा गया। देखिए, महात्मा गांधी के आमरण अनशन पर जो बैठे हुए थे, उसको तोड़वाने के लिए कांग्रेस के नेता ने सबसे पहले सहारा लिया किसका, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्योंकि यह जो है ना, जो बातें जो हुई थी, तो महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों के बीच मतभेद हुई थी, और दोनों ने महात्मा गांधी के समक्ष लाया गया किसको, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और कहा गया कि आप बात मान लीजिए, ताकि जो है महात्मा गांधी इस अनशन को क्या कर दे, तोड़ दें। तो यही एक समझौता थी, जिसे कहा गया है कौन समझौता, पुणे समझौता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन। अब जो है ना, इसको बस 2-3 और क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप, अच्छा तरीका से इसको आप लिख लीजिएगा ना। तो हम आपको पहले ही बोला हूँ कि थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा बड़ा जो है ना यह होगा, लेकिन यह अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 15 से 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त, या इसे कहा गया है अगस्त क्रांति भी कहा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 7 अगस्त 1942 में कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। 8 अगस्त के रात में प्रस्ताव में बोलते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूं, अगर हो सके तो आज ही रात पौ फटने से पहले। यानी देखिएगा ध्यान से, यह कहे कि देखिए, अब जो हम आपको पहले ही बोले हैं कि महात्मा गांधी के 3 आंदोलन मुख्य हुए हैं, वो कौन, तो एक जो असहयोग, एक जो है जो नमक सत्याग्रह, और एक जो है भारत छोड़ो आंदोलन या अंतिम आंदोलन। और इस आंदोलन के दौरान मेरे अनुसार महात्मा गांधी भी थोड़ा हिंसात्मक हो गए थे। वो कहे कि यहाँ पर होना भी चाहिए था, क्योंकि अब वह गुस्सा हो गए, कहे कि अब बहुत हो गया अन्याय, और किसी भी तरह से यहाँ से भगाओ किसको, यानी अंग्रेजों को। तो वहीं बोले कि मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूं, हो सके तो आज ही रात पौ फटने से पहले, यानी पौ फटने का अर्थ है सूर्य उगने से पहले। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया, जिसका नाम था करो या मरो, यानी डू और डाई का नारा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से हर कोई अब अपने आप को क्या माने, स्वतंत्र माने। यानी वह कहे कि आज से सभी कोई अपने आप को क्या माने, स्वतंत्र माने, क्योंकि आप अब जो है अपना लड़ाई क्या करेंगे, खुद लड़ेंगे। अगला देखेंगे, आगे जो है ना इसी में है, भारत छोड़ो आंदोलन से निपटने के लिए सरकार पहले से ही तैयार बैठी थी। यानी अंग्रेजी सरकार जान रहे थे कि ये लोग अब मानने वाले नहीं है। 9 अगस्त के सुबह ही गांधी जी के साथ साथ सभी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समाचार से सभी नेता क्या हो गए, दुखी हो गए, और क्योंकि अब उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहा। और 9 अगस्त के पहले ही कांग्रेस ने आंदोलन का 12 सूत्रीय योजना तैयार रखा था। देखिए, यहाँ के जो कांग्रेस जो थे, यानी भारतीय जो थे, वो भी कम नहीं थे। वो जान रहे थे कि हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए पहले से ही 12 सूत्रीय योजना को तैयार रख दिए गए थे।
और इस योजना में आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाना है यह सब लिखा था। इस आंदोलन के दौरान जगह जगह हड़तालें की गई, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया, रेल तार सेवा ये सब क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। सरकारी कुछ अंग्रेज भी मारे गए। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की तीव्रता पूरे देश में एक समान तो नहीं ही थी। इसकी तीव्रता सबसे अधिक थी कहाँ, बिहार में। बिहार हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जो देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बान दिया है, देश के लिए सबसे ज़्यादा लड़ा भी है, और वह पहले भी था आज भी है। पटना में 11 अगस्त को छात्रों ने सचिवालय पर झंडा फहराया, जिसमें 7 छात्र क्या हो गए, शहीद हो गए। और सचिवालय के पास आप जाइएगा तो ये 7 छात्र का स्टेच्यू भी बना हुआ है। आगे जो है 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के कार्यों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर महात्मा गांधी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर भूमिका अगर रही है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, यानी इन्हीं का एक फौज था जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और एक उड़ीसा में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है क्या, कटक। कटक में हुआ था। वे कुशाग्र बुद्धि वाले मेधावी छात्र थे, पढ़ाई लिखाई में यानी बहुत ज़्यादा तेज थे। और इसी वजह से ICS यानी अभी का IAS जो होता है वह पहले कहा जाता था ICS, और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उन्होंने निकाला। और परंतु देश प्रेम की भावना के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी क्या कर दी, त्याग दी। नौकरी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। और उसके बाद देखिएगा कांग्रेस में शामिल हुए, बहुत ही कम समय में इसके प्रभावशाली नेता बन गए। यानी यह पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे लोग अगर नेतागिरी में अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा नेताओं की छुट्टी हो जाती है। और यही वजह था कि इनसे अब दुश्मनी नेताओं का बढ़ना क्या हो गया, शुरू हो गया। 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, मतभेद होने के कारण उसी साल कांग्रेस अध्यक्ष से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। यानी देखिए हम आपको पहले ही बोले हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर नेतागिरी अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा से करते हैं, देश के लिए विकास के बारे में सोचते हैं। और इसी वजह से नेता भी जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति को कभी भी नेतागिरी में लाता नहीं है। अब कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ये सारी चीज़ें हुई थी इनके द्वारा। आगे देखिएगा, आगे इसी में है उसको देख लेंगे। आगे देख क्या है, इस वजह से कांग्रेस से उनका विरोध बढ़ता ही चला गया। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि इनका विरोध सबसे ज़्यादा अगर है तो अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा अगर इनके अपने पार्टी से था, कांग्रेस से ही था। और उनका विरोध बढ़ता चला गया। 1940 में उन्हें भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। अतः जेल से रिहा कर उन्हें मकान में नज़रबंद कर दिया गया। और 17 जनवरी 1941 को अपने घर से निकलकर जर्मनी पहुंचे। हिटलर के सहयोग से भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। और सबसे ज़्यादा इनको अगर कोई सहायता भी दिया था तो कौन, हिटलर ने दिया था। और उन्होंने आज़ाद हिंद जर्मनी में ही बोस को नेताजी को उपाधि मिली। नेताजी की उपाधि अगर कहीं मिली थी तो कहाँ, तो याद रखिएगा जर्मनी में। और याद रखिए महात्मा गांधी को अगर महात्मा की उपाधि किसने दी, कहाँ के देश ने, तो दक्षिण अफ्रीका के देश ने, याद रखिएगा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का क्या दिया, नारा दिया। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। वे एक देश से दूसरे देश जाते और संधि कर सहायता लेते थे। यानी इनका सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि यह एक देश से दूसरे देश जाते थे और वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होते थे, वहाँ के जो चांसलर होते थे, उनसे यह सहायता लेते थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो देखिए एक देश से दूसरे देश जाने पर बहुत ज़्यादा चीज़ें दोस्ती बढ़ती है, इसलिए जाना भी चाहिए। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कल यही करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दोस्ती कर हमारे देश को आगे बढ़ाने का यह कार्य करते हैं। आगे देखिएगा,
बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। वे एक देश से दूसरे देश जाते और संधि करते। एक बार सुभाष चंद्र रंगून से यानी टोक्यो जा रहे थे, यानी जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और रंगून से कहाँ जा रहे थे, टोक्यो जा रहे थे, परंतु मार्ग में हवाई दुर्घटना में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। उनकी मृत्यु से की वास्तविकता का पता आज भी स्पष्ट नहीं है। और कहा जाता है कि इनके मृत्यु में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई था, अगर कोई मृत्यु का कारण था तो वह कांग्रेसी नेता, क्योंकि कांग्रेस की नेता से इनका सबसे ज़्यादा क्या था, दुश्मनी था। और हो सकता है इनको मारने में सबसे ज़्यादा कौन चीज़ है, इन्हीं का साथ था। और लेकिन इनके मृत्यु के बारे में स्पष्ट जानकारी अभी तक किसी को पता नहीं है। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय हिंद का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। और मैं आपको पहले ही बोला हूं कि ये सारी क्वेश्चन को आपको देखकर जाना है, ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सको। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये शेयर भी अपने दोस्तों को कर देना, ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। और बहुत ही अच्छा तरीका से, अच्छे खासे राइटिंग में अच्छे खासे बढ़िया तरीका से आपको दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे एक सब्सक्राइब भी चाहता हूं, एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा चाहता हूं, ताकि मैं आगे भी वीडियो अच्छा खासा से बना सकूं। देखिए, मैं आपसे बहुत सारे, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाइए। तो देखिए, डिजिटल बोर्ड के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप सभी कोई सहयोग करेंगे, यानी सहयोग क्या करना है, ये बस सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, तो ऑलरेडी मेरा यह चैनल जो है वह बड़ा होगा। और बड़ा होगा तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड क्या अच्छा खासा से मैं आपके लिए सही तरीका से उसको सेटअप करूंगा, और आपके पास वीडियो और भी बढ़िया तरीका से डिजिटल तरीके से डालूंगा। इसके लिए आप क्या करोगे, मुझे सिर्फ सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर भेजूंगा। तो देखिएगा ध्यान से, माउंटबेटन योजना एवं सत्ता का हस्तांतरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी माउंटबेटन योजना के तहत हमारे देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, और उसको देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा में कहा कि आने वाले जून 1948 के पूर्व सरकार भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। यानी कहा गया कि अब जो है, क्योंकि अब सरकार भी जान गई, अंग्रेजी सरकार भी जान गई कि अब हमारा इस देश में रहना कौन चीज़ है, गुजर नहीं हो सकता है। और इसके बाद सभी पार्टियां अपनी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे देश में लोग अपने सत्ता के लिए, अभी देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, और लोग सोचे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। ये सारी चीज़ें होना क्या हुआ, शुरू हो गया। तो हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो स्वार्थ की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ये कहावत है कि तालाब में मछली और भर भर कुटिया बकरा, वही वाला बात था यहाँ पर। अभी कुछ अभी आज़ाद हुआ नहीं था, और लोग अपना अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए तैयार हो गए। इससे बड़े पैमाने पर पंजाब, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। माउंटबेटन भारत आते ही समझ गए कि भारतीय समस्या का समाधान विभाजन के बिना संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये चाह रहे थे कि हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। वो चाह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसके वजह से अब जो है ना, विभाजन, जब माउंटबेटन आया तो सोचा कि विभाजन के अलावा कुछ हो नहीं सकता, और यही विभाजन का सबसे बड़ा कारण बना। नहीं तो विभाजन हमारे देश का, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कभी होता नहीं। गांधी जी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को काफ़ी समझाया ताकि वे विभाजन कौन सी रुक जाए। उन्होंने कांग्रेस को धमकी भी दी, अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर होकर कौन सी होना होगा, गुजरना पड़ेगा। परंतु कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, महात्मा गांधी, देखिए घर में अगर किसी प्रकार का ऐसा कुछ होता है तो गार्जियन बहुत समझाता है कि आप अलग नहीं हो, दो भाइयों को बताता है कि आप अलग नहीं हो। लेकिन क्या करें, जब बेटे अगर कह चले वैसा हो तो बाप को सहना ही पड़ता है।
और इन्हीं परिस्थितियों में माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे बाल्कन योजना भी कहा जाता है। यह योजना 3 जून 1947 को की। इस योजना में सत्ता का हस्तांतरण की नियत नीति भी तय की गई। 15 अगस्त 1947 आएगा कि आज़ादी के जो डेट का जो क्लियर हुआ वह किस योजना के तहत हुआ था, तो बाल्कन योजना के तहत हुआ था। याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा ठीक 12 बजे रात को 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया था। यानी हमसे पहले जो है ना पाकिस्तान को आज़ाद किया गया, यानी 14 अगस्त 1947 को, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। सारे देश में क्या मनाया गया, जश्न मनाया गया पूरा तरह से। तो यह तो एक तरफ तो था कि जो जश्न मनाया गया, और दूसरे तरफ जो मातम था कि हाँ एक ही देश में दो टुकड़े हो गए, यानी भारत और पाकिस्तान हो गए। इसका सबसे बड़ा अगर दुख अगर किसी को था तो वो था किसको, महात्मा गांधी को। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ। इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि इसके बाद वाले जो पार्ट का वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।